गोदाम के फर्श पर माइकल का भारी भरकम जिस्म गिरा तो हल्का सा धमाका हुआ। उस धमाके में माइकल की करीह चीख भी शामिल थी। शायद उसकी रीढ़ की हड्डी पर भी ज़रब आई थी। उसने गिरते ही इज़्तिरारी तौर पर उठने की कोशिश की। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं बहुत रियायत बरत चुका हूँ मिस्टर माइकल। अब अगर तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं कोई रियायत नहीं बरतूंगा। जवाब में उसके मुंह से लाजानी किस्म की बातों का एक फव्वारा उबल पड़ा, जिसका एक लफ्ज़ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ सका था। मैंने बड़े सुकून से कहा, मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम एतराफ़ शिकस्त कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और अगर नहीं तो तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। शायद उसके सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ही सल्ब होकर रह गई थी। बजाय शिकस्त तस्लीम करने के वो झूमता झामता उठ खड़ा हुआ। नाक से बहने वाला खून उसकी बाछों पर जम गया था। चेहरा जगह जगह से सूजा हुआ था और उस पर मुस्तज़ाद खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत थी। उसका हुलिया बिगड़ कर रह गया था, मगर वो मुकाबला जारी रखने पर बज़िद था और यही उसकी हिमाकत थी। मैंने सर हिलाकर कहा, तो तुम यूं नहीं मानोगे। आओ आगे आओ, ताकि तुम्हें पता चल सके कि मुझसे उलझने वालों का क्या अंजाम होता है। वो गज़बनाक अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा और मैंने फ़ज़ा में उछलकर उसके सीने पर फ्लाइंग किक मारी। वो उलटकर ज़मीन पर गिरा और अभी वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मैं उसके सर पर सवार हो गया। इस बार मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया। सबसे पहली ठोकर मैंने उसके सर पर मारी। उसने दोनों हाथों से अपना सर थामा ही था कि मैंने उसकी पसलियों को निशाना बनाया और फिर उसके जिस्म के मुताद्दिद हिस्से मेरी ठोकरों की इज्जत पर आए। वो बुरी तरह चीख रहा था। फर्श पर माही बेयाब की तरह तड़प रहा था और मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस आलम में कई बार उसने मेरा पैर पकड़ने की कोशिश की, मगर मैं पूरी तरह होशियार था, इसलिए उसकी कोई कोशिश कामयाब न होने दी। दफतन एक आवाज गूंजी, बस करो मिस्टर। मैं माइकल को छोड़कर उससे चंद कदम दूर हट गया। कार के पास मुझे वही स्याहफाम खड़ा दिखाई दिया जो क्लब में नजर आया था। रिवॉल्वर की जद में हमें यहाँ लाने वाला वही था और अब उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। उसने मेरी तरफ आते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मैंने तंज़ी अंदाज में मुसल्ला अफराद की तरफ इशारा किया, और ये लोग तुम्हारे जज्बाए खैर सगाली के मज़हर हैं। उसने कहा, वो पहले की बात थी। फिर उसने मुसल्ला अफराद को इशारा किया। उन्होंने अपने हथियार झुका लिए। मैंने कहा, माफ़ करना, तुम्हारा रवैया नाकाबिल फ़हम है। इस किस्म की दोस्ती मैंने न कभी देखी न सुनी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। उसकी गिरफ्त गैर दोस्ताना नहीं थी। मैंने तेवरियों पर बल डालकर कहा, और अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दूं तो? उसने धीमे लहजे में कहा, तुम इसके लिए आज़ाद हो, लेकिन मुझे इस बात का कलक रहेगा कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा, मैं वापस चला तो जाऊं, मगर मुझे खौफ महसूस होता है। उसने हैरत से कहा, किस बात का खौफ? मैंने कहा, तुम गुद्दियों में सुराख करने के बेहद शौकीन हो, कहीं अकब से मेरी गुद्दी में सुराख न कर दो। मेरी बात सुनकर उसके हलक से एक बेइख्तियार किस्म का कहकहा उबल पड़ा। उसने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी को खौफजदा करने के लिए ऐसे ही मुकालमे बोलने पड़ते हैं। तुम अगर वापस जाना चाहो तो बेखौफ खतर जा सकते हो। मैंने कहा, अगर मैं इस तरह वापस चला गया तो ये कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि तुमने मेरे साथ ये ड्रामा क्यों खेला। वो बोला, गोया ये मालूम करना तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा, हाँ, किसी उलझन में मुब्तला रहना कौन पसंद करता है। मैंने फर्श पर पड़ी हुई विग उठाकर अपने सर पर जमा ली। उसने कहा, तो फिर इसकी एक ही सूरत है, मेरे साथ चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने चारों तरफ देखा, कहा, हमें कहाँ जाना होगा, और ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं बताई जा सकती। वो बोला, बताने को तो मैं यहाँ भी बता दूं, लेकिन मामला खासा पेचीदा है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। मैंने तवील सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर मुझे कहाँ जाना होगा? वो बोला, वहीं जहाँ से आए हैं। मैंने हैरत से कहा, वहाँ उस नाइट क्लब में? उस शोर शराबे में भला क्या गुफ्तगू हो सकेगी? उसने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, खुद ही देख लेना, यहीं खड़े रहे तो कुछ भी समझ में नहीं आ सकेगा। लकी बदस्तूर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे रूनुमा होने वाले वाकयात का उसकी जात से कोई ताल्लुक न हो। उसने सपाट लहजे में कहा, कहाँ चलूं? स्याफाम ने जवाब दिया, उसी नाइट क्लब में जहाँ से हम आए हैं। रास्ता तुम्हें याद है या गाइड करूं? लकी बेतासुर लहजे में बोली, मुझे रास्ता याद है, और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद हम एक बार फिर उसी नाइट क्लब में दाखिल हो रहे थे जहाँ से हम पर ये मुसीबत नाजिल हुई थी, मगर इस बार हमारी मंजिल मुख्तलिफ थी। स्याफाम हमें क्लब के मैनेजर के ऑफिस में ले गया, जहाँ एक भारी जबड़ों और नीली आंखों वाले सफ़ेद फाम शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया। उसकी उम्र 50 से ऊपर ही रही होगी। मैंने उसके बारे में अच्छी राय कायम नहीं की। उसने हमें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया और फिर खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आप लोग यकीनन उलझन महसूस कर रहे होंगे, लिहाजा पहले ये ज़रूरी है कि हम आपस में मुतारिफ हो जाएं। मेरा नाम पीटर है और मैं अमेरिका में एक बहुत बड़े गैर कानूनी बिजनेस का मालिक हूँ। मेरे कारोबार की शाखें अमेरिका के हर बड़े शहर में मौजूद हैं।
یہ سیاہ فام میرا دست راست ہے اور اس کا نام جیکسن ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، یہ تعارف تو قطعی ناکافی ہے۔ پیٹر نے پوچھا، اس کے علاوہ تم اور کیا جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا مقصد کیا تھا اور تم ہمارے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ بولا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس سے تمہاری صلاحیتوں کا امتحان مقصود تھا۔ مائیکل ہمارے گروہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے کہا، میری صلاحیتوں کے امتحان کی ضرورت کیوں پیش آئی اور تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ بولا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تمہارے بارے میں مجھے ایک گمنام فون کال موصول ہوئی تھی۔ فون کرنے والے نے اپنی شناخت کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق ٹیبل نمبر 12 پر موجود شخص میرے بہت کام کا ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم سیاہ رنگ کی امپالا میں یہاں آئے ہو۔ اس نے کار کے نمبر بھی بتائے تھے۔ میں نے فوری طور پر اس کے بیانات کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا اور جیکسن کو تمہیں پرکھنے کے کام پر مامور کر دیا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، گویا تم نے ایک گمنام فون کال پر یقین کرتے ہوئے مجھے مائیکل نامی بھیڑیے کے حوالے کر دیا۔ وہ بولا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ فون کرنے والے شخص نے جو باتیں کی تھیں وہ میرے لیے اس قدر پرکشش تھیں کہ میں خود کو روک نہ سکا، ورنہ کون ایسی حماقت میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، میں کہتا ہوں وہ میرا کوئی دشمن بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ میرے بارے میں دی گئی اطلاعات غلط ہوتی اور تمہارا مائیکل مجھے ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ میری ہلاکت کا ذمہ دار کون ہوتا؟ پیٹر بولا، ہمارے کاروبار میں کسی کی جان ضائع ہو جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے باوجود خون ریزی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے یہ امکان پیش نظر رکھا تھا کہ تمہارے بارے میں ملی ہوئی اطلاع غلط ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے اس ضمن میں سخت ہدایات دے دی تھی۔ اگر مائیکل تم پر حاوی آ جاتا تو تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دیا جاتا۔ میں نے مستربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بیان کو کس خانے میں فٹ کروں۔ اس وقت پورے امریکہ میں کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کہاں ہوں۔ اولیو ہاورڈ اور ہاروت رابیل کو میرے بارے میں علم تھا، مگر انہیں بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اس وقت اس نائٹ کلب میں موجود تھا۔ صورتحال بہت الجھی ہوئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اولیو ہاورڈ یا ہاروت رابیل میں سے کسی نے وہ گمنام فون کیا تھا۔ اگر یہ بات مان لی جاتی تو بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ابھرتا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے کہا، بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر پیٹر، آخر میری صلاحیتوں کو پرکھنے سے تمہارا مقصد کیا تھا؟ وہ بولا، مقصد یہ تھا کہ اگر تم ہمارے کام کے آدمی ثابت ہوئے تو ہم تمہاری خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا فون کرنے والے نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں کرائے کا آدمی ہوں؟ اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی، بولا، ہرگز نہیں، لیکن اس نے تمہاری جن خصوصیات کا تذکرہ کیا تھا اس کے بعد میرے لیے تمہاری خدمات حاصل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، اب یہ بتانے میں تم کتنا وقت صرف کرو گے کہ اس نے میرے بارے میں تمہیں کیا کیا بتایا ہے؟ پیٹر نے کہا، اس نے ڈی فاسٹر کے حوالے سے تمہارا تذکرہ کیا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ اولیو ہاورڈ جیسا شخص بھی تمہارے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ ڈی فاسٹر کے حوالے سے معاملہ اور بھی پراسرار ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں در حقیقت کون ہوں؟ پیٹر بولا، میں نے اس سے پوچھا تھا مگر اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ یہ ضرور کہا تھا کہ تمہارا تعلق کسی ایسے ادارے یا شعبے سے نہیں ہے جس سے مجھے یا میرے کاروبار کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ میں نے کہا، اب یہ بھی بتا دو کہ تمہیں مجھ سے ایسا کون سا کام تھا جس کی خاطر تم نے مجھے مائیکل سے بھڑا دیا؟ پیٹر نے کہا، میں ان دونوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں، دونوں ہی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے کہا، کن دونوں نے؟ تمہارا اشارہ اولیو ہاورڈ اور ہاروت رابیل کی طرف تو نہیں ہے؟ پیٹر نے کہا، ہاں، میں انہی دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان دونوں کو زندہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کنکھیوں سے لکی کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے سے اس کے جذبات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں نے کہا، اگر میں اس معاملے میں تم سے تعاون کرنے سے انکار کر دوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے میں بالجبر تو تمہیں اپنے لیے کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، مجھے یہ بات الجھن میں ڈال رہی ہے مسٹر پیٹر کہ آخر تمہاری نظر انتخاب مجھ پر ہی کیوں پڑی؟ تمہارے گروہ میں بہترین لوگ موجود ہیں، کیا تم ان سے کام نہیں لے سکتے؟ پیٹر نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ بولا، مجھے بتایا گیا تھا کہ تم اولیو ہاورڈ کے روایتی حریف ہو، تعجب ہے تم نے ایسی بات کی، کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ میں اس سے ٹکرانے کی کوشش کرتا تو میرے گروہ کا ہی شیرازہ بکھر جاتا۔ میں نے کہا، میں تم سے متفق ہوں مسٹر پیٹر، وہ واقعی بہت خطرناک آدمی ہے اور اس سے ٹکر لینا آسان کام نہیں۔ وہ بولا، یہ بھی درست نہیں ہے کہ میری نظر انتخاب تم پر پڑی، معلوم نہیں میرا کون ایسا ہمدرد ہے جس نے تمہاری نشاندہی کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہی بات مجھے بھی الجھن میں ڈال رہی ہے، اس لیے کہ امریکہ میں میری موجودگی سے گنتی کے چند لوگ واقف ہیں۔ پیٹر نے حیرت سے کہا، اوہ، مجھے ان کے نام تو بتاؤ، شاید ہم دریافت کر سکیں کہ وہ پراسرار شخص کون تھا جس نے گمنام فون کر کے تمہارے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے مسٹر پیٹر،
इस तरह तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे, इसलिए कि वो चंद लोग भी इस बात से नावाकिफ थे कि मैं इस नाइट क्लब में मौजूद हूँ। पीटर बोला, इतने यकीन से ये बात मत कहो, हो सकता है किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया हो। मैंने कहा, ये बात इसलिए खारिज अज़ इम्कान है कि मैं मेकअप में हूँ और मेरे मौजूदा मेकअप से मेरी साथी के अलावा कोई भी वाकिफ नहीं, और ये पूरे वक्त मेरे साथ रही है। पीटर की आंखें फरते हैरत से फैल गईं। बोला, तुम बड़ी हैरान कुन बातें कर रहे हो। मैंने कहा, तुम्हारे लिए ये बातें हैरान कुन हैं और मेरे लिए इंतहाई तशवीश का बायस हैं। ये किसी किस्म की साजिश भी हो सकती है। पीटर ने हैरत से कहा, साजिश? इसका तो कोई इम्कान नजर नहीं आता। इस तरह तुम्हारे खिलाफ कोई क्या साजिश करेगा? मैंने कहा, जिस शख्स ने तुम्हें फोन पर मुत्तला किया है उसे ये बात कैसे मालूम हुई कि तुम ओलिव हावर्ड या हारूत राबील से इंतकाम लेना चाहते हो? पीटर बोला, ये बात तो वाकई गौर तलब है, मगर ये सवाल अपनी जगह कायम है कि इसमें साजिश का कौन सा पहलू हो सकता है। मैंने कहा, मुमकिन है कोई मेरी सरगर्मियों पर नजर रखने का ख्वाहां हो और उसने इसीलिए मुझे ठिकाना फराहम करने का इंतजाम किया हो ताकि मुझ पर आसानी से नजर रख सके। पीटर ने उस बात में सर हिलाया। बोला, ये बात तो समझ में आती है, मगर ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसका तदारुक ही मुमकिन ना हो। मैंने कहा, जब तक ये मालूम ना हो जाए कि इस हरकत की पुष्ट पर कौन है, इसका क्या तदारुक किया जा सकेगा? पीटर बोला, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को तैयार हूँ। मैंने हैरत से कहा, तुम मुझे किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे? तुम तो खुद उन लोगों से निमटने के लिए किसी सहारे के मुतलाशी हो। वो बोला, मैं तुम्हें महफूज रिहाइश गाह फराहम कर सकता हूँ, दूसरों की नज़रों से छुप कर तुम अपना काम जारी रख सकोगे। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए काम करने की हामी नहीं भरी है, फिर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करोगे? वो बोला, इसलिए कि तुम मेरे दुश्मनों के दुश्मन हो और इस एतबार से मेरे दोस्त हुए। मेरे लिए काम नहीं करोगे तब भी मेरे दुश्मनों के खिलाफ तो काम करते ही रहोगे, और मैं किसी भी ऐसे शख्स को जो उन दोनों या उनमें से किसी एक के खिलाफ काम कर रहा हो हर किस्म की सहूलियात मुहैया करने को तैयार हूँ। ये तुम पर कोई एहसान नहीं होगा। मैंने कहा, मैं मानता हूँ कि तुम अपनी तस्कीन के लिए मुझसे ताउन करोगे, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद को तुम्हारा ममनून एहसान होने से नहीं रोक सकूंगा। मैं ये जरूर चाहूंगा कि तुम्हारे किसी काम आ सकूं, इसलिए तुम मुझे ये बता दो कि तुम इन दोनों अफराद से इंतकाम लेने के क्यों दर पे हो, ताकि मैं तुम्हारा साथ देने या न देने के बारे में गौर कर सकूं। वो बोला, हारूत राबील ने तो मुझे बारहा ज़िक पहुंचाई है। हालांकि हमारे कारोबार अलग अलग थे, लेकिन ये उसकी फितरत है। दूसरों को खामखा नुकसान पहुंचाकर उसे मजा आता है। मैं उससे कोई इंतकाम लेना भी नहीं चाहता, इसलिए कि तुमने उसका पूरा कारोबार तबाह करके रख दिया है। मैं समझता हूँ उसने अपनी पूरी उम्र में दूसरों को जितना नुकसान पहुंचाया होगा उससे कई गुना नुकसान तुमने उसे एक ही झटके में पहुंचा दिया है। रही बात ओलिव हावर्ड की, तो ये एक बहुत पुराना वाकया है। जब भी मैं उस वाक़े का तसव्वुर करता हूँ मेरा खून खौल उठता है। वो ऐसा वाकया है जिसे दोहराना भी मेरे लिए बाइस शर्म है, इसलिए मैं तुमसे माजरत चाहूँगा। मैंने कहा, अगर कोई ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन तुमने उससे इंतकाम लेने की कोई कोशिश तो ज़रूर की होगी। पीटर बोला, बारहा की, मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। वो बेहद चालाक और अय्यार आदमी है। मैंने कहा, ठीक है मिस्टर पीटर, इस बारे में कोई हतमी फैसला करने से कबल मेरे लिए अपनी साथी से मशवरा करना ज़रूरी है। वो बोला, ओह, तुमने अभी तक अपना तारुफ भी नहीं करवाया, अगर कोई हर्ज महसूस न करो तो। मैंने कहा, बुरा ना मानना मिस्टर पीटर, मैं अपनी असल शख्सियत तुम पर जाहिर नहीं कर सकता, ताहम मेरा फर्जी नाम एलन ग्राहम है और ये फर्जी नाम भी तुम खुद तक ही महदूद रखोगे। वो बोला, ये बुरा मानने की नहीं, खुश होने की बात है। अगर तुम इस कदर एहतियात बरतने के आदी न होते तो ओलिव हावर्ड के मुकाबले पर कभी न टिक सकते। मैंने कहा, तुम फील्ड के आदमी हो पीटर, इसलिए मामले की तह तक पहुंच गए। तुम्हारी जगह कोई आम आदमी होता तो बुरा मान जाता। उसने लकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये? लकी जल्दी से बोल पड़ी, मेरा नाम लूसी है, हम आपस में दोस्त हैं, मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी बंधन में जकड़ जाएं। उसने कहा, खुशी हुई मिस लूसी। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, तुमने माइकल को जितनी आसानी से शिकस्त दे दी वो इतनी आसानी से ज़ेर होने वाला आदमी तो नहीं है। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस ये जानता हूँ कि मैंने उसे इतनी ही आसानी से ज़ेर कर लिया। जैक्सन ने कहा, तुमने मुकाबला नहीं देखा पीटर। मिस्टर एलन माइकल को बच्चों की तरह खिलाते रहे और जब खुद एक्शन में आए तो चंद लम्हों में ही उसे शिकस्त से दो चार कर दिया। पीटर बड़बड़ाया, मैं इस बात पर सिर्फ हैरत का ही इजहार कर सकता हूँ, इसलिए कि वो हर एतबार से मिस्टर एलन से बरतर है। मैं हंस पड़ा, कहा, हर एतबार से नहीं मिस्टर पीटर, सिर्फ जितबार से। और जहाँ फन की बात आती है वहाँ जिस्मानी बरतरी की ज्यादा अहमियत नहीं रह जाती। वो बोला, इसीलिए तुम ओलिव हावर्ड के मद्दे मुकाबिल करार पाए हो, उसके मुकाबले पर आना हर कस नाकस की बात नहीं है। मैंने कहा, बहुत वक्त हो चुका है मिस्टर पीटर, मुझे नींद आ रही है, मेरी रिहाइश के लिए तुम क्या बंदोबस्त करोगे? वो बोला, जैक्सन तुम्हें छोड़ आएगा। और हाँ, उसने दराज खोलकर नोटों की एक गड्डी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई।
बोला तुम्हें रकम की जरूरत पड़ेगी, ये $10,000 रखो, मजीद रकम की जरूरत पड़े तो ले लेना। मैंने कहा तुम अगर ये समझ रहे हो कि इस तरह तुम मेरे फैसले पर असरअंदाज हो सकोगे तो ये तुम्हारी भूल है। वो बोला अब मुझे किसी की खिदमत हासिल करने की जरूरत नहीं रही, बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा उसके बावजूद भी मैं ये रकम लेकर ज्यादा ज़ेरबार होना पसंद नहीं करूंगा। पीटर बोला तुम अहमक हो, इस काम के लिए तो मैं लाखों डॉलर खर्च करने से भी दरेग ना करूं, मगर मैंने कहा ना कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। तुम तो ऑलिव हार्वर्ड के खिलाफ वैसे ही बरसरे पैकार हो, जो काम करने के लिए मैं तुमसे कहना चाहता था वो तो तुम वैसे भी करोगे। मुझे तुमसे कुछ कहने की क्या जरूरत है, इनकार मत करो और रकम रख लो, किसी और चीज की जरूरत हो तो वो भी बता दो। मैंने रकम लेकर बेपरवाही से जेब में डाल ली। मैंने उसे कहा मुझे फौरी तौर पर मेकअप का सामान दरकार होगा, मुझे कागज और कलम दो ताकि मैं तुम्हें मतलूबा अशिया की फहरिस्त तैयार कर दूं। तुम ये सामान सुबह किसी वक्त मुझे भिजवा देना। उसने कलम और कागज मेरे हवाले कर दिया। मैंने कागज पर मतलूबा अशिया लिखने के बाद जल्दी जल्दी चंद अल्फाज घसीट दिए। लकी उस वक्त दूसरी तरफ देख रही थी, इसलिए वो नहीं देख सकी कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा था पीटर कल शाम किसी वक्त मुझे तन्हा तलब कर लो, कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान हो सकेंगी। मैंने कागज उसकी तरफ बढ़ाया, उसने कागज मुझसे लेकर उस पर सरसरी नजर डाली, फिर मैंने उसे चौंकते हुए देखा, लेकिन उसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। उसने सरसरी अंदाज में कहा ठीक है, सुबह तुम्हारी सारी अशिया फराहम कर दी जाएंगी। मैंने लकी की तरफ देखते हुए कहा और अब आखिरी बात, क्या हम उस कार में सफर करेंगे या उससे पीछा छुड़ाना जरूरी है? लकी बोली ये कार हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लिहाजा बेहतर यही है कि जैसे भी हो इससे पीछा छुड़ा ही लिया जाए। पीटर बोला जैक्सन तुम इन्हें दूसरी कार में ले जाओ और उस कार को गैराज में पहुंचा दो ताकि उसका रंग तब्दील किया जा सके। जैक्सन ने हमें चलने का इशारा किया और हम दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त मुझे एक ख्याल आया और मैं पीटर की तरफ पलट गया। मैंने कहा कोई शख्स ऐसा है जो मेरी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ है, मुझे जहाँ भी ले जाया जाएगा वो ताक़ुब करेगा और मेरे नए ठिकाने से आगाह हो जाएगा। पीटर बोला जैक्सन जानता है कि ऐसे हालात में उसे क्या करना चाहिए, तुम बेफिक्र होकर उसके साथ चले जाओ, अगर किसी ने ताक़ुब करने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। हम जैक्सन के साथ क्लब से बाहर आ गए।